नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम उन स्रोतों की चर्चा करेंगे, उन सोर्सेस की चर्चा करेंगे जिनका उपयोग इतिहास लेखन के लिए किया जाता है। उन स्रोतों से सूचना प्राप्त करने की विधियों की चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे अलग-अलग किस्म के स्रोतों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मोटे तौर पर ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जो कुछ भी भौतिक अवशेष के रूप में अतीत से प्राप्त होते हैं उन्हें इतिहास का पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे औजार, जैसे बर्तन, हड्डियां, अनाज, खिलौने, जेवर इत्यादि। और इसी तरह अतीत से जो साहित्य प्राप्त होते हैं उन्हें इतिहास का साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। फिर साहित्य भी कई किस्म के होते हैं, जैसे देशज साहित्य और विदेशज साहित्य। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ग्रंथ होंगे जो कि इस देश के अंदर लिखे गए हैं और कुछ विदेश से जो आने वाले यात्री होते हैं वो इस देश के बारे में अपनी भावनाओं को लिख कर जाते हैं। फिर हम यदि देखें तो विदेशी स्रोतों में भी कम से कम भारतीय इतिहास के संदर्भ में तीन प्रमुख स्रोत दिखाई देते हैं। पहला ग्रीक और यूनानी स्रोत, यूनानी और रोमन स्रोत या यूरोपीय स्रोत कह सकते हैं। दूसरा जो है वो चीनी स्रोत, जो चीन की यात्रियों ने छोड़ा है। और तीसरा अरबी स्रोत, जो कि अरब के लोगों ने साहित्य के रूप में भारत के बारे में अपनी छवि को पीछे रख छोड़ा है। तो हम एक एक करके उन सब की चर्चा करेंगे कि किसने किस किस्म की बात लिखी है और उसमें उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। इसी तरह जो देशज स्रोत हैं उनमें दो प्रमुख विभाजन देखा जा सकता है। पहला धार्मिक स्रोत और दूसरा ललित साहित्य। धार्मिक स्रोत भी कम से कम तीन प्रमुख स्रोतों से मिलते हैं, तीन प्रमुख धाराओं में या परंपराओं में मिलते हैं। पहला संस्कृत और ब्राह्मणवादी धारा, दूसरा बौद्ध धारा जिसमें कि मूल रूप से पाली साहित्य प्राप्त होते हैं, और तीसरा जैन धर्म ग्रंथों की धारा जिसमें कि हमें प्राकृत भाषा में ग्रंथ प्राप्त होते हैं। हालांकि संस्कृत एक समय में आकर बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों की भी भाषा बनती है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि तीन प्रमुख धार्मिक जो परंपराएं हैं उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से ढेरों सूचनाएं छोड़ी हैं। इसी तरह से हम फिर ललित साहित्य में आते हैं। ललित साहित्य में भी कई प्रकार के कम से कम तीन प्रमुख धाराएं वहां भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक स्रोत और तीसरा नाट्य और दूसरे किस्म के जो कवित काव्य से संबंधित हैं और ऐसे ऐसे साहित्य हैं जिनकी की रचना दरबार में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए किया जाता था। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास साहित्य की एक विपुल परंपरा रही है और इसीलिए साहित्य के रूप में हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। हमें महाकाव्य प्राप्त होते हैं, रामायण और महाभारत के रूप में पुराण प्राप्त होते हैं और पुराणों की एक लंबी श्रृंखला है। इन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। लेकिन आज जो हमारे बातचीत का मुख्य विषय है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में दो तरह की बात हम लोग करेंगे। एक तो ये कि पुरातात्विक स्रोत हैं क्या, और दूसरा उन पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन विधि क्या है। सबसे पहले आइए एक एक क्लैरिटी के लिए, एक समझ के लिए हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व क्या है।
पुरातत्व उस अध्ययन को कहते हैं जो मानव द्वारा अतीत से छोड़े गए, अतीत में संग्रहित किए गए भौतिक अवशेषों का अध्ययन करता है। मानव समाज के इतिहास में, अतीत में पिछली संस्कृतियों ने जिन औजारों का उपयोग किया था, जिन बर्तनों का उपयोग किया था, खासकर मिट्टियों के बर्तन का, जिसको कि हम मृदभांड कहते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे तो पुरातात्विक स्थलों पर सबसे बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। इसी तरह हड्डियों के अवशेष, जो उन्होंने अपने पशुओं को मारा होगा या उनके जो पशु मरे होंगे, उनकी हड्डियों के अवशेष, बोन्स, कई प्रकार के प्लांट रिमेन्स यानी कि पौधों के अवशेष, बीज, कई प्रकार के अन्य वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, खिलौने, चूड़ियां, मनके, मोती, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बस्तियों के परतों में, स्तरों में दबा होता है। और जब कोई विद्वान इनके माध्यम से उस अतीत के समाज का कोई चित्र बनाना चाहता है तो उसे पुरातत्व शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल में कहीं अधिक इन चीजों पर निर्भर होता है, लेकिन जब वो ऐतिहासिक काल में आता है, हाल के वर्षों में जो इतिहास में जिसके बारे में कि हमें साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, उस काल में आता है तो वहां से भी उसे सिक्के मिलते हैं, कई प्रकार के भवनों के अवशेष मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। तो ऐतिहासिक काल के लिए भी पुरातत्व बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि आज से 1 लाख साल पहले के लिए तो महत्वपूर्ण है ही पुरातत्व, लेकिन आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले का जो समय है, उस समय के लिए भी पुरातत्व का बहुत महत्व है। तो इसलिए इतिहासकार जो जिन सूचनाओं का उपयोग करके इतिहास लिखते हैं, या इतिहासकारों का समूह, या कोई एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, इतिहासकारों का समूह जिन स्रोतों का उपयोग करता है उनमें पुरातत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतीत से पाए गए अवशेषों का, पुरावशेषों का अध्ययन कर उनके उपयोग के बारे में निष्कर्ष निकालना या अनुमान करना, कम से कम उनके बारे में तिथियों का आकलन करना कि वो कितने पुराने हो सकते हैं, उनके बारे में उनका जो कॉम्पोजिशन है, उनका निर्माण किन वस्तुओं से हुआ है, किस प्रकार के तत्वों से हुआ है, निर्माण की प्रक्रिया क्या रही होगी, इन चीजों के विश्लेषण से इतिहासकार महत्वपूर्ण निष्कर्षों को निकालते हैं। पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसमें कि विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों आकर मिलता है। आप यदि पुरातत्व के विधियों को देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि आप किसी लैबोरेटरी में बैठे हैं, किसी रासायनिक प्रयोगशाला में बैठे हैं। बल्कि यह आपको जानना जरूरी है आपके लिए कि जो प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन करने के लिए फिजिक्स और बॉटनी और केमिस्ट्री के जो विद्वान होते हैं, उन्हीं का एक हिस्सा होता है जो उनका अध्ययन करता है, जो कि पैलियो बॉटनी या पैलियो माफ कीजिए, इनकी चर्चा, इनका अध्ययन करता है। इस संदर्भ में, पुरातत्व के संदर्भ में, हम कई ऐसे शब्द को पाते हैं जिनको कि समझना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं, शब्दावली है, जिनको कि समझा जाना चाहिए। जैसे पुरातत्व में आर्कियोलॉजी के जो विद्वान होते हैं वो अक्सर कल्चर वर्ड का यूज करते हैं। कल्चर, आर्टिफैक्ट,
इंडस्ट्री, असेंबलेज, कल्चर को यानी कि संस्कृति, आर्टिफैक्ट को हम लोग शिल्प कृति कहते हैं, या ऐसी कोई भी वस्तु जिसे मनुष्य ने बनाया हो, उन सभी वस्तुओं को हम शिल्प कृति कह सकते हैं, मानव निर्मिति कह सकते हैं, पूरा अवशेष कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। इंडस्ट्री को हम यहां उद्योग ही कहेंगे, और असेंबलेज मतलब एक जगह जमावड़ा, एक जगह बना हुआ पुंज, संग्रह। तो कल्चर, आर्टिफैक्ट, इंडस्ट्री, असेंबलेज, इन शब्दों का पुरातत्व शास्त्री बार बार उपयोग करते हैं। आर्टिफैक्ट कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि मनुष्य ने बनाया हो, जैसे मृदभांड, औजार इत्यादि। इंडस्ट्री क्या होता है? एक स्थल पर जितनी वस्तुएं समान तरीके से बनाई गई हैं, या कोई भी शिल्पकृति यदि एक ही तरह से बनाया गया हो, तो उसे इंडस्ट्री या उद्योग कहा जाता है। मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि एक बर्तन है और सभी बर्तनों पर एक ही किस्म के त्रिभुज और आयत बने हैं, और उनको पकाने का तरीका एक जैसा ही लगता है, उनकी मोटाई एक जैसी लगती है, उनको बनाने की विधि और उपयोग करने की विधि एक जैसी लगती है, तो उसको एक इंडस्ट्री कहेंगे। या इसी प्रकार से पत्थर का कोई औजार है, उस औजार को बनाने का एक खास तरीका दिखता है, जिसमें कि एक खास तरीके से पत्थरों को तोड़कर और एक आकार दिया जाता है। तो उस पत्थर के औजार के जो सभी अवयव हैं, जितने भी नमूने हैं, उन सभी नमूनों को एक ही इंडस्ट्री का नमूना कहेंगे, या एक उद्योग कहेंगे। जैसे लेवलासियन कहते हैं, या एशुलियन कहते हैं, एशुलियन टूल्स, अशूली उपकरण। वो अशूल जो है वो एक जगह के नाम पर है, लेकिन उसको एक उद्योग बोलेंगे। इसी प्रकार से एक स्थल पर प्राप्त सभी प्रकार की शिल्पकृतियां, जो बर्तन भी है और उपकरण भी हैं, और हड्डियां हैं, और प्लांट रिमेन्स हैं, पौधों के अवशेष हैं, ये सभी चीज जब एक जगह जमा होते हैं तो उनको असेंबलेज कहा जाता है। संग्रह, एक जगह जमावड़ा, एक असेंबलेज है जो कि किसी तरह के टीले में हो सकता है, उसको एक असेंबलेज बोलते हैं। और इस प्रकार की जो शिल्पकृतियों का संग्रह है, वो ये दिखाता है कि यहाँ मानव किसी समय में रहा करते थे, और उनके उपयोग की सभी वस्तुएं किस प्रकार की थी। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है कल्चर। जब कई स्थलों पर एक ही किस्म के वस्तु मिलते हैं, एक ही तरह के संग्रह मिलते हैं, असेंबलेज मिलते हैं, तो उस प्रकार के संग्रह से जुड़े हुए सभी स्थलों को एक ही संस्कृति का स्थल कहते हैं। तो यहां संस्कृति का अर्थ, जो हम आम तौर पर दैनिक जीवन में कल्चर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा भिन्न है, और यह भौतिक अवशेष के संदर्भ में उपयोग होता है। एक खास किस्म से मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा, एक खास किस्म से औजारों को बनाने की परंपरा, या मनके बनाने की परंपरा, ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये मिलकर एक संस्कृति के सूचक होते हैं। तो अभी हमने क्या किया? हमने सबसे पहले आर्कियोलॉजी की परिभाषा दी कि पुरातत्व क्या है। यानी पुरातत्व मानव अतीत से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करने का शास्त्र है। और इसके बाद हमने कल्चर, आर्टिफैक्ट, इंडस्ट्री और असेंबलेज, संस्कृति, शिल्पकृति, उद्योग और संग्रह, इन शब्दों का पुरातत्व की शब्दावली में किस प्रकार उपयोग होता है, इसकी हमने चर्चा की। ये जो पुरातात्विक उत्खनन या पुरातत्व शास्त्र का विकास होता है, वो एक बड़ा ही रोचक प्रक्रिया है।
इसमें दो प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण है जिसको कि एक्सप्लोरेशन कहते हैं, यानी अन्वेषण या सर्वेक्षण। और दूसरा चरण है जिसको कि एक्सकेवेशन कहते हैं, यानी कि उत्खनन। कैसे पता चलता है कि कोई स्थल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है? स्थल किसको कहते हैं? स्थल ऐसी जगह को कहते हैं जहां अतीत में मानव गतिविधियों के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसी ऐसी जगहों को आर्कियोलॉजी की भाषा में, पुरातत्व की भाषा में साइट या स्थल कहते हैं, पुरातात्विक स्थल। और ये बार बार ये शब्द आएगा, आप देखेंगे आपके अध्ययन में। साइट या स्थल, ऐसी जगह जहां मानवीय गतिविधियों के भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। खास तौर से ऐसी जगहों पर टीलों का निर्माण हो जाता है, टीले बन जाते हैं, खुद ब खुद बन जाते हैं। आप यदि पश्चिमी भारत में हरियाणा से पंजाब के बीच और सिंध तक जाएं तो कई जगह आपको ऐसे टीले अचानक खेत के बीच में दिखाई देंगे। और अब जब उसको आप उसका अध्ययन करेंगे तो कभी आपको उसमें से ईंटों के टुकड़े, बर्तनों के टुकड़े, चूड़ियों के टुकड़े, ये सब मिल सकते हैं। और यदि ऐसा मिलता है उन टीलों के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि यह ऐसी जगह थी जहां किसी समय में मनुष्य रहा करते थे। और ये टीले उसके प्रतीक हैं। इन्हीं को बोलते हैं साइट्स। अब इनके बारे में कैसे पता चलता है? काफी लंबे समय तक जब आधुनिक पुरातत्व का भारत में विकास हुआ, और जिसमें कि अंग्रेजों की भी एक बड़ी भूमिका है, उन्होंने पुरातात्विक अध्ययन के लिए एक विभाग बनाया अलग से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ऐसे जगहों की खोज और रिपोर्टिंग की जाने लगी कि ऐसे टीले कहाँ कहाँ मिलते हैं, या टीले यदि न भी मिलते हैं तो कोई जगह नदी के कटाव में ऐसे स्थल दिखाई देते हैं जहां की दिखता है कि जमीन के अंदर किनारे से क्रॉस सेक्शन पर जो उसका काट बनता है, उस पर कहीं कहीं अंदर में मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। और इससे ये अनुमान लगा कि ये मिट्टी के बर्तन या चूड़ियों के टुकड़े या सिक्के या और भी कोई चीज या मुहरें यदि इसके अंदर है, इसका मतलब इस जगह पहले कोई बस्ती रही होगी। तो कई बार संयोगवश ऐसे स्थलों का पता चलता है। कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, वह इसके लिए सर्वेक्षण करवाता है कि कहां कहां हो सकता है। कई बार एरियल फोटोग्राफी करवाई जाती है, यानी हवाई जहाज से कैमरे लगा करके जमीन का फोटो लिया जाता है, और उसके विश्लेषण के आधार पर यह पता चलता है कि वहां किस किस्म के टीले हो सकते हैं या स्थल हो सकते हैं जहां लोग पहले रहते हों। आजकल लैंडसेट से भी, यानी सैटेलाइट से भी ऐसे चित्र लिए जाने लगे हैं। यानी स्थलों के बारे में जानकारी संयोगवश भी हो सकती है, और एक अभियान चला करके भी इनका संग्रह किया जा सकता है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में आप एक खास इलाका लेते हैं और खोजते हैं कि इन इलाकों में कौन कौन से ऐसे स्थल हो सकते हैं जहां की ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हो सकती हैं। और इन स्थलों पर जो टीलों का निर्माण होता है वो एक जटिल प्रक्रिया से होता है। जहां लोग रहते हैं उनके मकान का मलबा बार बार गिरता है, और उस पर वो उसके गिरने से वहां पर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, फिर वो उसी पर बना लेते हैं घर। और इस तरह से सदियों तक एक जगह पर रहने के बाद, मलबे के ऊपर फिर से मकान बनाने के बाद, वो ऊंचा होता चला जाता है। बार बार लोग जमीन को भरते हैं, भर करके उस पर घर बनाते हैं, फिर उसको भरते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं। तो इस तरह से वो ऊंचा होता चला जाता है। और जब लोग उस स्थल को छोड़ के चले जाते हैं तो उस स्थल पर आप कह सकते हैं एक तरह से मिट्टियां जम जाती हैं, और बारिश और मिट्टी इन सब के हवा आंधी के प्रभाव से धीरे धीरे वो गोलाकार टीला, अर्ध गोलाकार टीला बन जाता है। तो फील्ड आर्कियोलॉजी में एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन दोनों चीजों की जानकारी होती है। अच्छा, एक बात ये जरूर है कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं
उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि दरअसल ये जो टीले बनते हैं वो कूड़ों के ढेर से बनते हैं। जो ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो रिजेक्ट हो गई थी, जो टूट गई थी, जो लोगों ने फेंक दिया, वही चीजें उन टीलों से ज्यादा प्राप्त होती हैं। जो काम की चीज होती है वो या तो लोग लेकर के अपने साथ चले जाते हैं, वो तब तक इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए अ, आप देखेंगे कि कई जगह आपको सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, क्योंकि उनका अब कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, जो टूट जाते हैं। या आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि पत्थर के औजार मिलते हैं। अब इससे मतलब ये नहीं है कि जिसमें पत्थर के औजार मिलते हैं उस समय सिर्फ लोग पत्थर का औजार ही उपयोग करते रहेंगे। संभव है कि उस जगह, उस काल में लोग लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते रहे हों, या हड्डियों का इस्तेमाल ज्यादा करते रहे हों, एक टूल के रूप में, औजार के रूप में। लेकिन चूंकि हड्डियां और लकड़ियां ऐसी वस्तु होती हैं जो आसानी से गल जाती हैं, उनका विनाश हो जाता है, इसीलिए वो इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हो पाती हैं। प्राप्त ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो कि पत्थरों से बनी हो या ऐसी चीजों से बनी हो जो गलनशील नहीं है। इसलिए जब आप किसी साइट को देखते हैं तो उससे यह निष्कर्ष सीधे नहीं लगा लेना चाहिए कि इतनी ही वस्तुएं उस समय के लोग उपयोग करते थे। आप एक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इन वस्तुओं का तो उपयोग होता था, और भी वस्तुओं का होता होगा। खास तौर से जब कोई कैलामिटी होती है, जब किसी किस्म की आपदा आती है, साइट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है आग लगने से, या बाढ़ से, या अचानक किसी किस्म के आक्रमण से, तो उससे भी कई प्रकार के स्रोत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मटेरियल रिमेन्स हैं, जो भौतिक अवशेष हैं, सिर्फ उतनी ही सामग्री उस सभ्यता के पास, उस संस्कृति के पास रही हो, यह भी जरूरी नहीं है, पर यह आपको एक अंदाजा लगता है। इन टीलों का अध्ययन कई प्रकार से किया जाता है। टीलों के अध्ययन के लिए एक विधि जो सबसे पहले अपनाई जाती है वो है स्तर विज्ञान या स्तर विन्यास, स्ट्राटिग्राफी। उस टीले के कितने परत हैं उनको एक उजागर करना, ये पुरातत्व शास्त्रियों का पहला काम होता है। और इसमें एक सामान्य नियम है कि जो स्तर जितना नीचे है वो उतना पुराना माना जाएगा। मान लीजिए कि एक जगह पर आप गए और टीले का किनारे से जब आपने काटा, मान लीजिए कि टीला 30 मीटर ऊंचा है और आपने काटा, तो उसमें आपको कई बार दिखाई देगा कि कोई लेयर 1 मीटर मोटा है, कोई 3 मीटर मोटा है, कोई 4 मीटर मोटा है, कोई आधा मीटर मोटा है। वो अलग अलग मिट्टी के रंग जैसे आपको दिखाई देंगे। और यह भी दिखाई देगा कि एक स्तर है जिसमें कि मिट्टी के बर्तन या औजार या और भी कोई चीज, अवशेष, पुरावशेष आपको दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद एक मिट्टी का ऐसा स्तर होगा जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर आपको उसके बाद तीसरा कोई स्तर होगा जिसमें फिर कोई चीज है, और फिर दो स्तर ऐसा दिखाई देगा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहला अध्ययन होता है कि जब किसी टीले के अध्ययन आप शुरू करते हैं, जब इतिहासकार शुरू करते हैं उसका अध्ययन या पुरातत्व शास्त्री, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितनी परतें हैं और उन परतों की मोटाई कितनी है। और एक तरह से उसका एक हिसाब लगाया जाता है कि इसका सेडिमेंटेशन रेट, इस पर मिट्टी जमने का की दर क्या रही होगी, और किस किस्म का वातावरण है वहां पर। और इन सब चीजों के आधार पर टीलों की उम्र को निकालने की कोशिश की जाती है कि कितना पुराना रहा होगा। और भी तरीके से निकाले जाते हैं, तिथियों को और भी तरीके से प्राप्त किया जाता है जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन एक जब पुरातत्व शास्त्री जब इन टीलों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पहला काम ये होता है कि उनके स्तर विन्यास को समझना, स्ट्रैटिग्राफी को समझना।
और इन स्ट्रैटिग्राफी के माध्यम से तिथियों का क्रम समझना। चाहे आप निश्चित तिथि ना प्राप्त कर सके, लेकिन आप यह कह सकते हैं कि यह स्तर पहले है, उसको कई बार नाम दिया जाता है ए बी सी डी ई एफ, या 1 2 3 4, या 1A 1B 1C, इस तरह से नाम दिया जाता है। और तब यह देखा जाता है कि किस स्तर से कौन सी सामग्री मिल रही है। तो स्तर विन्यास टीलों के अध्ययन करने की पहली महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद आते हैं उत्खनन पर, एक्सकेवेशन। ये एक्सकेवेशन दो किस्म का होता है। एक को कहते हैं वर्टिकल एक्सकेवेशन और दूसरे को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, यानी कि ऊर्ध्व उत्खनन, और दूसरे को कहते हैं क्षैतिज उत्खनन। ये जो वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है, यानी कि ऊर्ध्व उत्खनन होता है, वो एक छोटे से क्षेत्र में पूरा काट उसका उजागर किया जाता है। उसके माध्यम से, या उसको नीचे तक जाते हैं, छोटा सा एरिया, मान लीजिए कि 2 मीटर बाई 2 मीटर का एरिया लिया, या 3 4 मीटर बाई 4 मीटर का एरिया लिया, और उसको हम काटते हुए नीचे चले गए, जैसे कुआं बनाते हैं। तो यह जो एक्सकेवेशन होगा उसको ऊर्ध्व उत्खनन कहते हैं। और एक दूसरी विधि होती है जो विस्तृत खुदाई करती है। एक तरह से क्या करते हैं उसमें कि टीले के एक व्यापक क्षेत्र को लिया जाता है, जैसे कि 100 मीटर बाई 200 मीटर का इलाका आपने ले लिया, और सबसे पहले टीले को एक तरह से ग्रिड पैटर्न में बांट देते हैं, जैसे कि आपका ग्राफ पेपर होता है, और उसको 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 एक नंबर दे देते हैं। एक तरफ से ABCD और दूसरे तरफ से 1 2 3 4 मान लीजिए। और जैसे ही आपने कहा C3, तो आप उस ब्लॉक में पहुंच जाएंगे कि C3 कौन सा ब्लॉक हुआ। तो ऐसे पहले साइट को पूरा एक ब्लॉक की तरह बांट दिया जाता है, और फिर उसमें एक एक इलाके को जिसमें लगता है कि ज्यादा पोटेंशियल है, वहां सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुदाई बहुत ही खर्चीला माध्यम होता है। उत्खनन जो है वो एक बहुत खर्च वाला कार्य होता है, इसलिए बहुत सोच समझकर और अनुभव और अध्ययन के आधार पर उस बिंदु का चयन किया जाता है जहां खुदाइयां की जाएंगी। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप जहां तहां खुदाई करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाकर निर्धारित करते हैं कि कौन कौन सा इलाका सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, सबसे ज्यादा क्षमता हो सकती है वहां पर जानकारी निकलने की, और फिर उस जगह को लेते हैं। और उस जगह पर क्या करते हैं आप, जब मौसम सूखा होता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो वर्क होता है, जो एक्सकेवेशन होता है, वो सीजन्स में बटा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो उत्खनन कार्य होते हैं वो कई वर्षों तक चलते हैं, 10 10 15 15 सालों तक चलते हैं। और उत्खनन का कार्य जो होता है वो मार्च के महीने में शुरू होता है, फरवरी मार्च के महीने में, जबकि बारिश का पानी बिल्कुल सूख जाता है जमीन में। और ये आपको करीब करीब बारिश शुरू होने से पहले चलेगा, या आप कह सकते नहीं, और भी पहले आप शुरू कर सकते हैं। आप जैसे यदि सूखा हुआ इलाका है तो बारिश का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर, और फिर उसको आप जून तक, मई जून के महीने तक कर सकते हैं, या उस इलाके के इस पर निर्भर करता है कि वहां बारिश कितनी होती है। तो बारिश के मौसम में एक्सकेवेशन बंद हो जाता है, उत्खनन का कार्य बंद हो जाता है, और फिर साइट को कवर कर दिया जाता है, पूरा ढक दिया जाता है। और अगले सीजन में फिर पुरातत्व शास्त्री वहां आते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, और वो फिर से खुदाई को रिज्यूम करते हैं। तो एक तरह से यह कार्य सालों चलता है। अब जब वहां आते हैं आप, तो उसका एक विधि ये होता है कि आपने लिया, और जो क्षैतिज उत्खनन होता है उसमें ब्रश के साथ, उसमें आप फावड़ा और कुदाल लेकर के काम नहीं करते। उसमें ब्रश से आप धीरे धीरे रगड़ते हैं जमीन को, मिट्टी के परत से धूल उतारते हैं, और फिर उसको सीव में, चलनी में छानते हैं। और छान छान कर उसमें जितनी महीन चीज हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा स्तर है जिसमें कि आपको कोई छोटा सा ऑर्गेनिक रिमेन मिले, जिससे कि आपको उसकी तिथि मिल सकती है। जैसे चावल का कण मिल गया, गेहूं का दाना मिल गया, सरसों मिल गया, कपास के बीज मिल गए, या और भी कोई चीज हो सकती है, चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लीड दे सकता है कि मिट्टी का टुकड़ा हो सकता है, कोई मुहर हो सकती है। तो ये काम बड़ा ही बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया जाता है।
मिट्टी को ब्रश से रगड़ कर, ताकि कोई चीज टूटे नहीं, बर्बाद नहीं हो, लोहे के तार के ब्रश से इसको मिट्टी को रगड़ रगड़ कर उसको ढीला करते हैं और फिर चलनी में छानते हैं और छाने हुए चीज को फिर एक कोने में जमा करते हैं, उसको पानी से धोते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे खुदाई का काम चलता रहता है तो एक साइट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उस साइट रजिस्टर में हमेशा उस ब्लॉक में किस कोने पर क्या मिला है, हर घंटे की एक रिपोर्ट फाइल की जाती है, या जो भी व्यवहारिक रूप से संभव हो उसको देखा जाता है कि किस तरह से ये प्रोग्रेस बन रहा है। और वो जो शीट होता है, डेटा शीट होता है साइट का, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पुरातत्व शास्त्रियों के लिए, क्योंकि हर पुरातत्व शास्त्री तो उस जगह पर मौजूद है नहीं। तो वो उन सीट्स के आधार पर जो कि साइट पर बनाई जाती है उन सीट्स के आधार पर जो सीट्स होते हैं उनके आधार पर यह निर्णय लेता है कि कि यहाँ क्या रहा होगा, वो निष्कर्ष निकालता है कि इसकी क्या भूमिका रही होगी। इसीलिए साइट रिपोर्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार जब ये वस्तुएं मिल जाती हैं तो उन वस्तुओं को फिर खास तरीके से पैक करके और दफ्तर भेज दिया जाता है, मार्किंग करके। उन जैसे जितने भी आपको टुकड़े मिलेंगे ब्रह्मांड के, उसके ऊपर एक नंबर दिया जाता है और नंबर फिर उस मैप पर होता है, जो साइट मैप होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, ताकि अध्ययनकर्ता ये समझ सके कि यह जो टुकड़ा है बर्तन का या और भी किसी चीज का, किसी भी पुरावशेष का, वो किस तरह से, कितनी गहराई पर, किस जगह पर, किस लोकेशन पर मिला है। नदी के किनारे वाले साइड में मिला है या उससे दूर वाले साइड में मिला है, सबसे ऊपर मिला है, सबसे नीचे मिला है, कमरे के अंदर मिला है, कमरे के बाहर मिला है। जैसे एक छोटी सी बात, मान लीजिए कि कोई दबा हुआ एक छोटा सा मिट्टी का कलश मिलता है जिसमें कि कुछ सिक्के थे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिक्के उस घर में सतह पर रखे हुए थे या उस घर में उसे दबाया गया था। क्योंकि यदि दबाया गया था जमीन के अंदर, इसका मतलब है कि उस समय इनसिक्योरिटी थी और यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मुद्रा का काम नहीं करके संपत्ति का काम कर रहा था, संग्रह के लिए उपयोग किया गया था। दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आप यदि सोना का सिक्का रखते हैं और उसे मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, या चांदी का सिक्का या तांबा का सिक्का, तांबे के सिक्के से आप जाके बाजार में खरीदारी करते हैं, तो ये मार्केट इकोनॉमी को दिखाता है कि मार्केट इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, बाजार की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन यदि सोने का सिक्का कलश में रह करके दबा दिया गया, इसका मतलब उसका उपयोग भविष्य के लिए किया जाने वाला था और एक प्रकार की असुरक्षा थी कि वो उसे अपने पास ऊपर नहीं रख सकते थे, इसलिए उसे दबा दिया गया था। तो इतिहासकार के लिए और पुरातत्व शास्त्रियों के लिए, पुराविदों के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कलश उस संदर्भ में मिला, वो जमीन के नीचे दबाए हुए संदर्भ में दिखता है या वो जमीन के ऊपर दिखता है कि रखा हुआ था घर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एक प्रकार से आर्कियोलॉजी का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, साइट रजिस्टर और साइट रिपोर्ट तैयार करना। और इसी के आधार पर आगे चल करके जो उसके प्रमुख उत्खननकर्ता होते हैं वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि लोथल में या कलिबंगा में या हड़प्पा में या कुशीनगर में किसी भी जगह जो खुदाई हुई है, उन खुदाइयों से क्या प्राप्त हुआ है, उसमें किस तरह से कौन सी चीज मिली है और उसका वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ये एक अभी तक का पारंपरिक तरीका रहा है। सबसे पहले सर्वेक्षण, यानी कि एक्सप्लोरेशन और फिर एक्सकेवेशन, और उसके माध्यम से इनको जानने की उन जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है। आजकल कुछ रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट से जो चित्र प्राप्त होते हैं, उन चित्रों के आधार पर कहा जाता है कि ये जो है वो किस किस्म की संस्कृति रही होगी और कहाँ इनके स्थल थे, और उनके आधार पर, बल्कि अब कुछ ऐसे वो विकसित किस्म के भू अर्थ पेनेट्रेटिंग रडार्स भी डेवलप हो रहे हैं
जो पृथ्वी के नीचे के स्तरों के चित्र दे सके। पर ये सब अभी बहुत ही कम उपयोग हो रहा है, ज्यादातर स्थलों का उत्खनन अभी भी चल रहा है। लेकिन रिमोट सेंसिंग एक नया तरीका है जिसके माध्यम से पुरातात्विक स्थलों के बारे में जाना जा सकता है। एक और आर्कियोलॉजी का ब्रांच है जिसको कि मरीन आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे में उत्खनन या अध्ययन। खास तौर से जो समुद्र के नीचे में जहाज डूब जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो डूबे हुए मिलते हैं। यूरोप में ज्यादातर आपको ऐसे मरीन आर्कियोलॉजिस्ट मिलेंगे जो कि समुद्री जहाजों की खोज में अपना जीवन लगा देते हैं। भारत के संदर्भ में हालांकि इसका ज्यादा उपयोग समुद्र के नीचे पाए गए कुछ बस्तियों के बारे में या जिनको छोटे नगर थे उनके अध्ययन के बारे में किया गया है। खासतौर से द्वारका का नाम आपने सुना होगा। ऐसा लगता है कि समुद्र के किनारे द्वारका में एक नगर या बस्ती रही होगी जो कि 1500 ईस्वी पूर्व के पहले कभी समुद्र के नीचे धंस गया, चला गया, लेकिन उसकी दीवारें आज तक वहां मौजूद हैं। तो मरीन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो समुद्र के नीचे जाकर के या पानी के सतहों के नीचे जाकर के अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं और विधियां हैं जिनके माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं। आर्कियोलॉजिस्टों के काम करने का जो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो हम उसको कहते हैं आर्कियोमेट्री। आर्कियोमेट्री एक ऐसी विधि है जिसके की माध्यम से पुरातात्विक अवशेषों या पुरावशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। और ये कई प्रकार के होते हैं और आप यदि इसे नोट कर सकते हैं तो कीजिए। ये एक थोड़ी सी तकनीकी जानकारी है जिसे कि आपको जानना चाहिए, कम से कम नाम जानना चाहिए कि किस चीज के अध्ययन के लिए किस किस्म के विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के एनालिसिस के लिए, विश्लेषण के लिए जब आप किसी टीले पर जाते हैं तो सबसे पहले सॉइल टेस्ट करते हैं और वहां एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी सर्वे। RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी सर्वे, जो कि साइट के लोकेशन को कंफर्म करता है। जो स्थल है उसका उसका कितनी दूरी तक है वो उसको एक बताता है। इसी तरह से दूसरा टेस्ट होता है फॉस्फेट एनालिसिस। फॉस्फेट एनालिसिस में एक तरह से फॉस्फेट विश्लेषण जो कि ये बताता है कि कितनी दूरी तक मानव अवशेष या मानव की उपस्थिति थी। तीसरा जो टेस्ट है उसको कहते हैं नाइट्रोजन एनालिसिस। NITROGEN, चौथा जो टेस्ट है उसको इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। तो एक बार पहले हम इसकी सूची बना लेते हैं, फिर बारी बारी से हम इसका थोड़ा सा विवरण देंगे। सॉइल के लिए या मिट्टी के लिए, मृदा के लिए रेसिस्टिविटी सर्वे, फॉस्फेट एनालिसिस, नाइट्रोजन एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसी तरह हड्डियों के अध्ययन के लिए, बोन्स के लिए फ्लोराइन एनालिसिस, FLUORINE, फ्लोराइन एनालिसिस। फिर ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस और तीसरा ESR मेथड डेटिंग। पॉटरी के लिए हम या मृद भांडों के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए XRD एनालिसिस करते हैं। XRD एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और फेरस फेरिक रेशियो एनालिसिस करते हैं। फेरस फेरिक रेशियो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह मेटल के सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, धातु होते हैं, उसके लिए
स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड का एनालिसिस करते हैं और एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और एलिमेंटल एनालिसिस। जो शीशे के बर्तन या टुकड़े मिलते हैं उसके लिए भी एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है। हम इनमें से कुछ विधियों की चर्चा अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बताना चाहेंगे। जो पुरातत्व के अध्ययन में एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। रेडियो कार्बन कार्बन का एक आइसोटोप होता है जो कि निरंतर अपना स्वरूप बदलता रहता है। आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक वस्तुएं होती हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, उसमें कार्बन होता है। यह कार्बन, इसीलिए रेडियो कार्बन जो विधि है वो सिर्फ जीवित वस्तुओं के मृत होने के बाद ही किया जाता है, यानी ये पत्थर पर नहीं किया जा सकता। ये पेड़ पर इसका विश्लेषण किया जाता है, हड्डियों पर किया जा सकता है। किसी किस्म के मानव, पशु और वनस्पति का ही कार्बन डेटिंग हो सकता है। यह कार्बन जो कि हवा में CO2 के रूप में मौजूद होता है, उसमें 14C मृत्यु होने के बाद, उस ऑर्गेनिक बॉडी के मृत होने के बाद 12C में बदलता रहता है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है। कार्बन जो वायुमंडल में के माध्यम से शरीर में आता है, उस शरीर में उस ऑर्गेनिज्म के मृत्यु के बाद, उस पेड़, उस प्राणी के मृत्यु के बाद, वह जो 14C होता है उसका रूपांतरण 12C में होता रहता है। अब एक खास बात यह है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद, वो कार्बन निकल करके फिर से वापस हवा में जाना चाहता है। हवा से आया हुआ कार्बन फिर से हवा में जाना चाहता है और इस प्रक्रिया में 14C 12C में रूपांतरित होता रहता है। शरीर में पाए जाने वाला 14C यानी 14 कार्बन 12 कार्बन में रूपांतरित होता है। अब खास बात यह है कि इस रूपांतरण का एक अनुपात होता है, एक खास रेशियो होता है। और पहली बार विलार्ड लिब्बी, WILLARD, विलार्ड लिब्बी ने उस दर को प्राप्त किया कि किस दर से 14C 12C में रूपांतरित होता है या C14C12 में रूपांतरित होता है। और उन्होंने पाया कि इसकी जो ये जो इसका दर है, उन्होंने तो हालांकि पहले 5568 वर्ष निकाला था, बाद में इसमें संशोधन हुआ और अब जो है इसको माना जाता है कि 5730 साल में आधा कार्बन उसमें से निकल जाता है। उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। एक कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ। बीटा रेडिएशन के माध्यम से इसको दर्ज किया जाता है और जो दर्ज होता है उसको गाइगर काउंटर कहते हैं। गाइगर काउंटर, GEIGER, गाइगर काउंटर। तो जो विकिरण होता है उस विकिरण के माध्यम से उसको दर्ज किया जाता है, विकिरण को नापा जाता है, उसको मापा जाता है और उसके माध्यम से यह पता किया जाता है कि इस हड्डी के टुकड़े में, इस अनाज के अंश में, इस पेड़ के टुकड़े में कितना कार्बन 14 अब बचा है। और हर 5730 वर्षों में वो आधा रह जाएगा। लेकिन सिर्फ आधा रहेगा, मतलब ये कि जैसे कि पहले 5730 साल में 50% रह गया, लेकिन उसके बाद के 5730 वर्ष में 50% का 50% रहेगा, यानी कि 25% रह जाएगा। उसके बाद के 5730 वर्ष में वो 25% का 50%, यानी कि वो 12.5% रह जाएगा। इस प्रकार से घटते घटते तकरीबन 23,000 साल में
सिर्फ 1/6 हिस्सा बच जाता है और इसीलिए इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा 32,000 साल, 25,000 से 32,000 साल के बीच में किया जा सकता है और इसका उपयोग उससे ज्यादा लंबी अवधि के लिए करना उचित नहीं होता है, क्योंकि उसमें इस बात की संभावना रहती है कि गलतियां हो सकती हैं। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि रेडियो कार्बन विधि क्या होती है। रेडियो कार्बन विधि में एक और खास बात है कि इसमें फ्लक्चुएशंस पाया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस डेट को बार बार संशोधित करने की जरूरत होती है, जिसको कि कैलिब्रेशन कहते हैं। और अब जो कैलिब्रेटेड डेट है उसके वो जो सूर्य के विकिरण से इसका इस पे असर पड़ता है और इसीलिए आप कई जगह जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अंशशोधित कैलिब्रेटेड डेट। 800 बीसी के आसपास के समय में विकिरण की प्रक्रिया में प्रायः एक अंतर आया था और उसके कारण इससे इस तिथि से थोड़ा सा उसको संशोधित किया गया है, तो कैलिब्रेटेड डेट बोलते हैं उसको। जब भी उसमें कहा जाए कैलिब्रेटेड डेट, इसका मतलब है कि इसकी जो पुरानी जो पद्धति जब विकसित हुई थी रेडियो कार्बन मेथड की, उस रेडियो कार्बन को अब उस विधि को बदला गया है और इसके माध्यम से एक नए किस्म की तिथि प्रणाली आई है जिसमें कि कुछ वर्ष और जोड़े जाते हैं और ये पहले से अब ज्यादा पुराना लगता है। तो ये एक खास चीज है रेडियो कार्बन मेथड जिसकी चर्चा हमने की। इसमें खास बात है हाफ लाइफ, ईयर्स ऑफ जो डिक्रीज है वो हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। बीटा रेडिएशन, इस शब्द को मैंने इंट्रोड्यूस किया, और गाइगर काउंटर जिसके माध्यम से यह तिथि क्रम बनता है। रेडियो कार्बन मेथड एक बहुत ही उपयोगी विधि है जिसके माध्यम से हम कम से कम पिछले कुछ हजार वर्षों के अतीत को जान सकते हैं। खेती का इतिहास, पशुपालन का इतिहास या मानव गतिविधियों का जो जैविक इतिहास है उसको समझने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा भी कई विधियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। आइए हम आज के व्याख्यान में कुछ और आर्कियोमेट्रिक मेथड की चर्चा करते हैं। एक सामान्य सी बात यह है कि मानव जिस जगह पर रहता है वहां पर खाने पीने, मलमूत्र उत्सर्जन, मवेशियों के पालने इत्यादि गतिविधियों से उस जगह की जो नैसर्गिक पृष्ठभूमि है वह बदल जाती है। इसीलिए वहां की मिट्टी में एक भिन्न किस्म का रासायनिक विवरण आपको प्राप्त होगा। जो बस्तियां होंगी उसके आसपास कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन तीन चीजों का संकेंद्रण अधिक मिलेगा। आप यदि इसका अध्ययन करें सॉइल टेस्टिंग मेथड से, जिसको कि फॉस्फेट टेस्ट कहते हैं, तो आप पाएंगे कि फास्फोरस की मात्रा जो प्रकृति में होती है उससे इन जगहों पर बहुत बढ़ जाती है। प्रकृति में आमतौर पर 0.04% से लेकर 0.1% के बीच में प्रकृति में फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन जब आप इन बस्तियों के आसपास आएंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी मात्रा 0.2 से लेकर 1% तक करीब करीब हो जाता है। यानी यदि किसी जगह मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं
तो पूरा शास्त्रीय आर्कियोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि यहां कभी न कभी मानव बस्ती रही होगी। यह एक तरीका है समझने का कि किस प्रकार बस्तियों का विकास किस इलाके तक हुआ होगा। इसी मेथड से इनाम गांव, दैमाबाद आदि स्थलों का पता लगाया गया था, और जिस स्तर में फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसका हमने अभी चर्चा किया था, स्तर विज्ञान, जिस स्तर में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, यानी कि 0.2 से 1% के बीच में है, निश्चित रूप से उस परत में, उस स्तर में मानव के निवास करने के प्रमाण मिलते हैं। और जिस स्तर में यह नैसर्गिक लेवल पर है, यानी कि 0.04 से 0.1% तक है, इसका मतलब है कि उस समय डिजर्शन था, वो लोग साइट छोड़कर चले गए थे, यानी कि वह बस्ती उस समय नहीं थी, एक प्रकार से वीरान हो गया था। तो फास्फोरस के लेवल का बढ़ना या घटना अपने आप में यह दिखाता है कि बस्तियां किस स्थान तक विस्तृत हुई होंगी। यह जो फास्फोरस के लेवल में वृद्धि होती है वो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवित वस्तुएं हैं, मनुष्य की गतिविधि के कारण, जैसे कि वस्तुओं के प्लांट और बोन्स के जो अवशेष हैं, जो पौधे और हड्डियों के अवशेष हैं, उनके डिजनरेट करने के कारण ही फॉस्फेट का जो उपस्थिति है वो बढ़ता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो विधि थी वो था फॉस्फेट एनालिसिस। वो इसके माध्यम से स्थलों का पता किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि जो है नाइट्रोजन विधि। जैसे फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि होती है, उसी तरह किसी स्थल पर मनुष्य के रहने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि दिखाई देती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी दिखाई देगा कि घर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा यदि अधिक है तो इसका मतलब है कि वहां गतिविधियां ज्यादा थी, खास तौर से जैसे पशुपालन संबंधी गतिविधि। यदि आपको बाहर ज्यादा दिखाई देता है तो इसका मतलब कि गतिविधियां बाहर ज्यादा रहेंगे। जैसे कि इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण चैल्कोलिथिक साइट है, यानी कि ताम्रपाषाणी संस्कृति है, उसके विश्लेषण में ऐसा दिखा कि आंगन का, घर के आंगन का जो इलाका था उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ निश्चित रूप से मवेशियों का स्तबल रहा होगा, किसी किस्म का काऊ कैटल शेड रहा होगा, गौशाला रही होगी, या मवेशी रहे होंगे, और गोबर गिरने के कारण वहां पर नाइट्रोजन की मात्रा घर के अंदर की मिट्टी से 4 गुना ज्यादा तक देखी जा सकती है। इसी प्रकार से रेसिस्टिविटी मेथड होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो विद्युतीय प्रतिरोध है, वह अलग अलग वस्तु में अलग अलग स्तर पर पाया जाता है, और इसके विश्लेषण से वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युतीय जो रेजिस्टेंस होता है उसके एनालिसिस से भी हमने मेगालिथिक आयरन, जिस जगह पर लौह प्रौद्योगिकी वाले जो महापाषाणी संस्कृतियां थी उनका पता लगाया। पुरातत्व शास्त्रियों ने यह देखा कि किस जगह मेगालिथिक महापाषाणी संस्कृति के लोग लोहे को गलाने का काम करते थे। खास तौर से एक साइट है नैकुंड, वहां पर इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसको कि हम लोग आर्कियोमेट्रिकल टेस्ट्स कहते हैं। इसी प्रकार की एक विधि है जिसका की उपयोग
पॉटरी के एनालिसिस के लिए किया जाता है, मृद भांडों के लिए, मिट्टी के पके हुए मिट्टी के बर्तन को हिंदी में मृद भांड कहते हैं। मृद भांड एक तकनीकी शब्द का रूप ले लिया है। तो पॉटरी या मृद भांडों का जो केमिकल एनालिसिस है, यह भी एक महत्वपूर्ण एक विधि है जिसके माध्यम से समझा जाता है कि जो प्रत्येक ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी होती है, उसमें अल्मोनियम, सिलिका, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तमाम मिनरल्स की अलग अलग मात्रा होती है। और जो केमिकल एनालिसिस होता है उससे इन चीजों की मात्रा को प्राप्त किया जा सकता है कि किस जगह की मिट्टी में कितना है। और इससे यह ये पता लगाया जा सकता है कि ये मिट्टी का जो बर्तन है वो स्थानीय मिट्टी से बना है या किसी दूर दराज की जगह की मिट्टी से बना है। अब यदि दूर दराज की जगह की मिट्टी से बना है, इसका मतलब है कि किसी किस्म का व्यापार होता था, किसी किस्म से दूर से लाया जाता था, और फिर इतिहास की एक पूरी नई व्याख्या आपको दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो रायपुर में एक जो महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ, उसमें सिलिका, अल्मुनियम और फेरस की मात्रा जो थी वो वहां के प्राप्त मिट्टी के बर्तनों से भिन्न थी। और इसीलिए इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ मिट्टी के बर्तन दूर की एक साइट से, दूर के एक स्थल से लाए जाते थे। ऐसे ही फेरिक और फेरस रेशियो का एनालिसिस किया जाता है। एक एक्सआरडी मेथड होता है जिसमें कि एक्सआरडी जो एनालिसिस होता है उसमें मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को ये निर्धारित करने की कोशिश की जाती है कि इसका फायरिंग टेम्परेचर क्या रहा होगा, फायरिंग के लिए किस समय का उपयोग किया गया था। तो एक तरह से मिट्टी के बर्तनों की उम्र को निकालने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है कि किस प्रकार और कब इनको गर्म किया गया था और उसके गर्म करने की प्रक्रिया कब घटित हुई थी। इसको भी हम लोग एक्सआरडी एनालिसिस से पता कर सकते हैं। इसी तरह एक मेथड है जिसको बोलते हैं माइक्रोवियर एनालिसिस। माइक्रोवियर एनालिसिस का ज्यादा उपयोग हम लोग बोन्स के लिए करते हैं, और जो टूल होते हैं, जो पत्थर के औजार होते हैं, उनको समझने के लिए करते हैं। क्योंकि जब आप पत्थर के औजार से हड्डी के टुकड़े को तोड़ते हैं तो उस पर खास किस्म की रेखाएं बनती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट का स्टडी किया जाता है। एक प्रकार से उससे मिलती जुलती प्रक्रिया है जिसमें कि जो क्षरण होता है, वियरिंग होती है, उसको, उसके पैटर्न को स्टडी करके कुछ जानकारियां निकाली जाती हैं। क्या इस स्टोन टूल का कभी उपयोग किया गया था या नहीं किया गया था? यदि किया गया था तो किस चीज को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया होगा? हड्डियों को तोड़ने के लिए उपयोग किया गया था या सामान्य किस्म की किसी अनाज को काटने के लिए उपयोग किया गया था? तो इस प्रकार से माइक्रोवियर एनालिसिस जो है वो स्टोन टूल्स को या कई बार अन्य चीजों के भी क्षरण की पद्धति को, उसके ऊपर जो जो निशान आते हैं उसको दूरबीन के अंदर लगाकर, खुर्दबीन के अंदर लगाकर, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर उसका स्टडी किया जाता है। और यह एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह बोन्स के एनालिसिस से भी कुछ कुछ चीजें पता चलती हैं, जिसको कि फ्लोराइन टेस्ट बोलते हैं। फ्लोराइड जमीन के अंदर में पाया जाने वाला एक मिनरल है, और यह जब जमीन में हड्डी अंदर दब जाती है तो धीरे धीरे जमीन के पानी से बोन के अंदर फ्लोराइड एब्जॉर्ब होने लगता है और वो फिर एक लेवल पर आकर के फिक्स होता है। तो जो फॉस्फोरिक मैटर है, जो फॉस्फेट वाला बोन है, वो दबने के बाद जिस जितने समय में फ्लोराइड को, पानी के फ्लोराइड मिनरल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसका एक खास रेशियो होता है, उसका अनुपात होता है।
तो जिस तरह से हम कार्बन डेटिंग करते हैं, यानी कि C14 के C12 में बदलने की गति का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हड्डियों के अंदर फ्लोराइड के एब्जॉर्ब होने, उसके सोखने, अवशोषित होने का भी अध्ययन करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है, इसका अनुपात होता है, उस अनुपात को के आधार पर, जो कि बहुत चीजों पर वैसे निर्भर करता है, बोन की डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है हड्डी का, उसका फॉसिलाइजेशन रेट क्या है, वो कितने समय में फॉसिल बना है, आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, इन सब चीजों को के आधार पर उसका ये किया जाता है। लेकिन इससे एक दीर्घकालिक एक तिथि क्रम मिलता है, खास तौर से अर्ली होलोसीन पीरियड, यानी कि आज से 10,000 साल पहले से लेकर लेट मिडिल प्लिस्टोसिन पीरियड के लिए, यानी 7 लाख वर्षों के लिए, जो इसके बीच का पीरियड है, इस पीरियड के बीच के अध्ययन के लिए ये फ्लोराइन मेथड जो है वो बहुत उपयोगी होता है। और ये करीब करीब लेट मिडिल प्लेस्टोसिन पीरियड में जाकर के यह जाकर के रुक जाता है, वहां जाकर के सैचुरेट कर जाता है, यानी कि इसकी अधिकतम उम्र जो है इसे निकाला सकता है वो 8-9 लाख साल तक जाता है, उससे ज्यादा इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो जो अलग अलग कालखंड के लिए अलग अलग विधियां उपयोगी होती हैं। यदि कोई चीज सिर्फ 25-30 हजार साल पहले का हो तो उसमें कारगर होता है ज्यादा कार्बन डेटिंग। यदि हड्डी उससे ज्यादा पुरानी हो तो फिर फ्लोराइन मेथड में जाते हैं। तो एक ही विधि हर समय के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 10,000 साल से कम का यदि समय है तो उसके लिए फ्लोराइन मेथड बहुत उपयोगी नहीं है। इसी तरह से एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ESR टेस्ट, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, इसमें भी बोन के सैंपल को कई प्रकार से अध्ययन किया जाता है और खास तौर से 16,000 17,000 ईस्वी पूर्व से लेकर आज से 16-17 हजार बिफोर प्रेजेंट, जिसको कहते हैं BP, आज से पहले, वर्तमान से पहले, वर्तमान से पूर्व 17,000 16,686 से 19,224, इस रेंज में ESR टेस्ट ज्यादा वैलिड होता है। और इसमें आज का जो है वो एक तरह से 9,498 साल और जोड़ दीजिए वर्तमान से पहले का, तो वो एक रेंज देता है। ये करीब करीब 20-25 हजार साल के बीच का जो जो समय है उसके लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड का उपयोग होता है। इसमें अपर पेलोलिथिक पीरियड और मीसोलिथिक पीरियड तक का जो समय है उसके लिए इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। बोन्स के एनालिसिस के लिए एक और टेस्ट है जिसको कि ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस दरअसल दांतों के अंदर, जो दांत भी एक तरह के बोन्स हैं, हड्डियां हैं, तो उन दांतों के अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब होता रहता है। जो आप खाना खाते हैं उस भोजन का जो अंश होता है वो दांतों के अंदर अवशोषित होता रहता है और उसके आधार पर मनुष्य के खान पान की शैली का विश्लेषण किया जा सकता है। इनाम गांव में इस विधि का व्यापक उपयोग किया गया था और यह पाया गया कि एक खास इलाका है जोरवे, जिसको कि जो लेट जोरवे कल्चर बोलते हैं। जोरवे के लोगों की जो के कपाल थे, स्केल्टल रिमेन्स थे, उनकी जो हड्डियां थी, उसमें बहुत ही ऊंचे स्तर का कॉपर और जिंक पाया गया है। और यह जो इनाम गांव के लोगों में यह जो स्तर पाया गया है वो अर्ली जोरवे कल्चर जो था, इनाम गांव का जो पहला लेवल था, उससे कहीं ज्यादा पाया गया।
और इसके आधार पर यह माना गया है कि इनाम गांव की जो विकसित चरण है, जिसमें कि कॉपर और जिंक हड्डियों के अंदर ज्यादा पाया गया है, उस काल में ऐसा लगता है कि मीट और फिश का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था। यदि ज्यादा मछलियां लोग कंज्यूम करेंगे, मछली ज्यादा खाएंगे, तो जिंक की मात्रा हड्डियों में बढ़ेगी और इससे एक प्रकार का फूड और डाइटरी पैटर्न निकाला जा सकता है। इसी तरह से मेल और फीमेल के भी बोन में अलग अलग मात्रा पाए जाने पर यह अनुमान लगता है कि शायद उस समय भी महिलाएं और माताएं खाने के मामले में पीछे ही रह जाती थी। पुरुष ज्यादा मीट और फिश, जो मांस और मछली का ज्यादा हिस्सा उनके पास जाता था और महिलाएं उसमें भी पीछे रहती थी। और शायद ये ऐतिहासिक कारण रहा हो कि क्यों महिलाओं के शरीर में शारीरिक रूप से उनकी कमजोरी बनी रह गई। एक प्रकार से यह विभिन्न वर्गों के बीच में भी अंतर को दिखा सकता है, सोशल स्टेटस को डिफाइन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण से सामाजिक चित्र भी बनाया सकता है कि यदि मछलियों से जिंक आता है और मांस से यदि कॉपर की मात्रा आती है, आयरन की मात्रा आती है, और वो आपके हड्डियों के विश्लेषण से अलग अलग तबकों में, अलग अलग समुदायों में अलग अलग पाया जाता है, इसका मतलब कि सब लोग एक ही किस्म का भोजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे या उन्हें नहीं मिलता था, और इसका असर उनके इस पर दिखाई देता है। तो ये एक खास चीज हम देखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी में अब विज्ञान का बड़े पैमाने पर प्रवेश हो चुका है। और चाहे वो मिट्टी का अध्ययन हो फॉस्फेट और नाइट्रोजन एनालिसिस के माध्यम से, या बोन्स का स्टडी हो, हड्डियों का विश्लेषण हो, फ्लोराइन एनालिसिस, ट्रेस मेटल एनालिसिस और ईएसआर मेथड से, या पॉटरी का एनालिसिस हो मृद भांडों का एक्सआरडी मेथड से, या एलिमेंटल एनालिसिस या फेरस फेरिक रेशियो के माध्यम से, या मेटल का एनालिसिस हो ईएसआर एलिमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिक ग्रेविटी माध्यम से, ग्लास का एनालिसिस हो, सभी विधियों के वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद जो डेटा मिलता है, जो आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों को लेकर फिर पूरा शास्त्री समाज का इतिहास लिखते हैं कि आखिरकार फिर तब उस समय का समाज किस किस्म का रहा होगा और उस समाज की क्या विसंगतियां रही होंगी, इसके बारे में फिर अर्थशास्त्री, जो पुराशास्त्री हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, वो इसका अनुमान करते हैं। इस प्रकार से आर्कियोलॉजी में भी विश्लेषण की एक गुंजाइश बनती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत तरह के बहस होते हैं और ग्रंथों का विश्लेषण जो है वो खामखा ही कई प्रकार के विवादों को जन्म देता है। तो ऐसी बात नहीं है कि पुरातत्व में ये विवाद नहीं होते। तमाम वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के बावजूद, जिसमें कि आपको पेलियोंटोलॉजी, पेलियोपैथोलॉजी, पेलियोबॉटनी इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि आपको बोन्स और मेटल्स के एनालिसिस के लिए, प्लांट्स रिमेन के लिए, पौधों के लिए कई प्रकार के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है कि उसमें फास्फोरस कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फ्लोराइन कितना है, किस जिंक की कितनी मात्रा है, कॉपर की कितनी मात्रा है, और इन चीजों के विश्लेषण से आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें भी कई प्रकार के मत हैं और कई प्रकार की अध्ययन विधियां हैं। पेलियोंटोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो कि बहुत ही दीर्घ काल का अध्ययन करता है। PALAEONTOLOGY, पेलियोंटोलॉजी। इसी तरह से पेलियोपैथोलॉजी, PALEO पैथोलॉजी, PATHOLGY, और बॉटनी, BOTANY। जैसे आप पॉलन या सीड या चारकोल का स्टडी करते हैं तो वो जो विधा है उसको पेलियोबॉटनी कहते हैं। जो परागों का विश्लेषण होता है, कीचड़ के अंदर जो पराग ट्रैप पाए जाते हैं उनका विश्लेषण करके कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं।
सीड्स का निष्कर्ष निकाले गए हैं। जैसे राजस्थान में झीलों के विश्लेषण, झीलों के कीचड़ में जो पराग के कण मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि उस काल में खेती की प्रक्रिया शुरू हुई थी या नहीं हुई थी। इसी तरह से चारकोल के एनालिसिस से ये पता चलता है, जो काठ कोयला होता है, कि उस समय जंगलों को कब साफ किया गया था, या ये जो चारकोल है वो खेती वाले किसी चीज का है, या ये जो चारकोल है वो वन्य किसी प्रजाति का है। इसी प्रकार पेलियोपैथोलॉजी एक विधि है जिसमें कि डिजीज का एनालिसिस करते हैं। उस समय किस किस्म की बीमारियां रही होंगी, क्या उस समय प्लेग था, क्या उस समय और किसी किस्म का और भी बीमारी जैसे टीबी था या नहीं था। तो अब कई जगह, जैसे उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इजिप्ट में, मिस्र में ममीज के जो ममी पाई जाती है, जिनका कि उनको रखा गया है, शवों को सुरक्षित रखने की जो विधि होती है, उसके विश्लेषण से ये पता चलता है कि उसमें कई जगह टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, यक्षमा के लक्षण दिखाई देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बीमारियों के अध्ययन से भी पुरातत्व शास्त्रियों ने काफी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, जिसको कि पैलियोपैथोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह पैलियोंटोलॉजी है, जो कि मृत जीवित वस्तुओं के अध्ययन को लाखों वर्षों के दौरान जो उसका परिवर्तन हुआ उससे उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जुरासिक पार्क नाम की फिल्म आई थी और बहुत ही फेमस हुई थी। तो उसमें पुराने डायनासोर के हड्डियों का अध्ययन करके और उसमें फिर जीन निकाल करके कहानी बनाई गई थी कि कैसे उसको पुनर्जीवित किया जा सका था। तो पुरानी हड्डियों, चिड़ियों के, डायनासोर के, या पुराने पेड़ों के, जो कि जीवाश्म बन जाते हैं, यानी कि जीवित वस्तु जब पत्थर में बदल जाते हैं, जीवाश्म ऐसे पत्थरों को कहते हैं जो कि जीवित वस्तुओं से बने हैं, उनका अध्ययन करता है। तो पेलियोंटोलॉजी, पेलियोपैथोलॉजी, पेलियोबॉटनी, इस तमाम तरह के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का उपयोग फिर व्याख्या के लिए किया जाता है। और यहां मैं इसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आर्कियोलॉजी इंटरप्रिटेशन से परे नहीं है, व्याख्या से परे नहीं है। पुरातत्व शास्त्र में भी कई प्रकार की व्याख्याएं होती हैं। व्याख्याएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि लिटरेचर में या साहित्यिक स्रोतों के विश्लेषण में इतिहासकार करते हैं। इसीलिए पुरातत्व के अंदर भी कई प्रवृत्तियां हैं, कई मत हैं, कई पंथ हैं। 1960 के दशक में एक नया स्कूल पैदा हुआ जिसने कि अपने को कहा न्यू आर्कियोलॉजी। न्यू आर्कियोलॉजी जिसने कि एक नए शब्द को प्रचारित किया जिसको कहते हैं प्रोसेसुअलिज्म, प्रक्रियावाद। प्रोसेस, PROCESSUALISM, प्रोसेसुअलिज्म, प्रक्रियावाद। यह कहता है कि पुरातत्व को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यानी निर्जाति विज्ञान जैसे इकोलॉजी, पर्यावरण की संरचना, मानव के जो एडेप्टेशन प्रोसेस है, ढलने की जो प्रक्रिया है प्रकृति के साथ, उसको समझने की जरूरत है। एंथ्रोपोलॉजी के जो प्रोसेसेस हैं उसको समझने की जरूरत है। तो प्रोसेसुअलिज्म आर्कियोलॉजी को मानवीय प्रक्रियाओं और प्रकृति के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जोड़कर देखने को महत्व देता है। इसके बाद एक और शब्द आया, एक और स्कूल पैदा हुआ जिसको कि पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म कहते हैं। POST, पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म। पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म ने पोस्ट प्रोसेसुअलिज्म ने
यह कहा कि जो अतीत की अंडरस्टैंडिंग है, पास्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वह ऑब्जेक्टिवली हो ही नहीं सकती है। उसमें वस्तुनिष्ठता बहुत संभव ही नहीं है, क्योंकि सभी जो तथ्य निर्मित होते हैं उसमें निजी दृष्टिकोणों या जो सामूहिक दृष्टिकोण है उसका बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जो प्रोसेसुअलिज्म एक वैज्ञानिकता का दावा कर रहा था, उस वैज्ञानिकता के दावे को पोस्ट प्रोसेसुअल स्कूल जो था, इस मत ने चुनौती दी। और प्रोसेसुअलिज्म की इस बहस में एक प्रकार से पुरातत्व शास्त्र में बहस का काफी विकास हुआ 1960 और 70 के दशक में। आर्कियोलॉजी की एक और शाखा है जिसको कि हम लोग कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी कहते हैं। कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, COGNITIVE, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी मूल रूप से चिंतन और आस्था से संबंधित विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। खास तौर से धर्म के अध्ययन में कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी का बड़ा महत्व है। और एक प्रकार से भौतिक अवशेषों के अंदर से, और वो अवशेष जो कि 20 साल, 25 साल, 25,000 साल, 20,000 साल या उससे भी अधिक ज्यादा पुराने हैं, 50,000 साल, 1,00,000 साल पुराने अवशेष हैं, उन अवशेषों से धर्म के तत्वों को चुनकर निकालना, उनको रेखांकित करना, इंकित करना, यह एक कठिन कार्य है जिसको कि कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी करने की कोशिश करता है। एक और स्कूल है जिसको कि इथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं, ETHNO आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY। इथनो आर्कियोलॉजी विश्वास करता है कि पुराना समाज को समझने के लिए अभी जो मौजूदा जनजातीय समाज है उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पुराने जमाने में प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से लोग रहते थे और शिल्प का उत्पादन करते थे, इसको समझने के लिए वे आज जो जीवित जनजातियां हैं, पुरानी परंपराएं हैं, समुदाय हैं, उनके साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और खास तौर से गुजरात में जो मनका बनाने की परंपरा अभी भी बची हुई है खंबात के इलाके में, उसको देख करके ये अनुमान किया गया कि हड़प्पा कालीन जो लोथल था उसमें किस प्रकार से मनके बनाए जाते होंगे। माइक्रो बीड्स, बहुत ही छोटे सरसों के दाने जितने या उससे थोड़े बड़े जो छोटे छोटे मनके होते थे, उसके अंदर ड्रिल कैसे किया जाता था, छेद बीच में कैसे किया जाता था, ये एक पहेली थी। और इसको समझने के लिए उन लोगों ने इथनो आर्कियोलॉजिकल टूल्स का सहारा लिया, यानी कि जो जीवित बचे हुए समुदाय हैं उनके बीच में जो वो पद्धति मौजूद है उसको उपयोग किया गया। इसी प्रकार से आर्कियोलॉजी की एक और विधा है जिसको कि साल्वेज आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो स्थल, पुरातात्विक स्थल अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, खतरे में पड़ गए हैं, सड़कों के या बांधों के निर्माण के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण, उन पुरातात्विक स्थलों को बचाने का जो विधा है उसको साल्वेज आर्कियोलॉजी कहा जाता है। SALVAGE, साल्वेज आर्कियोलॉजी, यानी कि जो खतरे में पड़े हुए इंडेंजर्ड साइट्स हैं, ऐसे स्थल जहां की जिसके नष्ट होने का जोखिम पैदा हो गया है, उसको बचाना, यह भी आर्कियोलॉजी की एक विधा है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हम लोगों ने आर्कियोमेट्रिकल मेथड जो है, किस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जियोलॉजी एक मदद करता है प्राचीन समाज को समझने में, और फिर विज्ञान द्वारा दिए गए तथ्यों को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व शास्त्री एक निष्कर्ष निकालते हैं
और पुरातत्व शास्त्री जो निष्कर्ष निकालते हैं उससे फिर इतिहासकार अपना काम करते हैं और इतिहासकार उसे एक व्यापक चित्र में बदलते हैं। इस प्रकार इतिहास लेखन एक जटिल प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इसे साहित्यिक मात्र समझते हैं, ऐसा नहीं है। अब विज्ञान के विकास के साथ साथ इतिहास के काल का एक बड़ा खंड जो कई लाख वर्षों का है, वो अब जेनेटिक एनालिसिस और जो फिजिक्स के जो टूल्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बन डेटिंग होता है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर होता है। वहाँ इसके अलावा बिरला जो साहनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहाँ होता है। यह जो काम है ये फिजिसिस्ट करते हैं और वह इतिहासकारों को, पुरातत्व शास्त्रियों को यह तिथि निकाल करके देते हैं कि इसमें जो तत्व हैं वो कितने पुराने हो सकते हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर और कार्बन का जो नंबर है वो कैसे उसमें रूपांतरण हुआ है, कितना हुआ है। ये पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही रोचक हो सकता है। आप में जो लोग भी और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से और भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक मेथड है जिसके बारे में चर्चा वहाँ छूट गई थी। मैं सिर्फ एक शब्द में, दो चार शब्द इसके बारे में बता दूं कि जो पेड़ होते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें यदि यदि मोटे पेड़ को जब काटा जाता है तो उसके अंदर आपको परतें दिखाई देती हैं। हर मौसम में पेड़ के ऊपर छाल का एक नया स्तर पैदा होता है और यही लकड़ी की मोटाई को बढ़ाता है। तो इन छालों के बनने की विधियों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। जिस साल बारिश ज्यादा होगी उस साल छाल की परत मोटी होगी, जिस साल बारिश कम होगी छाल पतली होगी। मौसम से वो प्रभावित होता है, उसके बढ़ने की एक खास दर होती है और वैज्ञानिक अपने टूल्स का उपयोग करके, अपनी विधियों का उपयोग करके पेड़ की मोटाई के समय को न केवल निर्धारित कर सकते हैं कि यह कितने समय का, कितना पुराना पेड़ है, इसको तो कर ही सकते हैं, बल्कि उन परतों के अध्ययन से उस समय के वातावरण का अध्ययन भी कर सकते हैं और इसका काफी उपयोग किया गया है। और एक तरह से कई विधियां मिलकर इतिहास के तिथि क्रम को निर्धारित करती हैं, जैसे कि रेडियो कार्बन मेथड से एनालिसिस करेंगे, फिर उसी का डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, फिर फ्लोराइन मेथड से एनालिसिस करेंगे, या और भी कई विधियों को मिला करके जब एक बार किसी चीज का अध्ययन करते हैं या 5, 7, 10 वस्तुओं का अध्ययन जब करते हैं तो एक साइट का टोटल पिक्चर निकल करके आता है कि इस स्थल पर किस किस्म की वस्तुएं बनाई जाती थी, लोगों की जीवन शैली की थी क्या थी। एक संस्कृति का पूरा इतिहास एक जटिल जटिल रूप में तब सामने आ पाता है। तो इस प्रकार से इतिहास लेखन, खास तौर से पुरातात्विक स्रोतों पर इतिहास लेखन, एक बहुत ही रोचक और जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं और जो लोग इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझते हैं वो इतिहास के अध्ययन के बारे में और भी अध्ययन करें, इतिहास के बारे अध्ययन विधियों के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा उन्हें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।